Hello friends, I am Prashant Tagdak from Imperial Academy of Science, Wardha. I am your biology teacher. So today we start the first lecture of our syllabus is cell. So we start with the cell. It is the unit of life. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेल को. जब से साइंस सब्जेक्ट आया है तब से सेल 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 पढ़ते आ रहे हैं कि ये सेल होता क्या है. अभी तक हमने जो सेल के बारे में पढ़ा हुआ है काफ़ी डेप्थ में नहीं था, लेकिन अभी 11-12 में जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं काफ़ी डेप्थ है उसके अंदर. वही अगर हम डिग्री में पढ़ते हैं थोड़ा डेप्थ है, क्योंकि सेल ये ऐसी चीज़ है, अगर हमने सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली कि सेल के अंदर क्या होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं. कैसे? तो धीरे धीरे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में ये तो खासियत है कि जब हम बायोलॉजी के बारे में डिटेल में जब हम पढ़ते जाते हैं तो हमारी लाइफ जो है और इजी होती जाती है. जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है. बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं होता कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के कौन से साइड में रहता है, लेफ्ट में रहता है कि राइट में रहता है. बच्चे 10th में पढ़ लेते हैं, सीबीएसई के बच्चों को 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है न्यूट्रिशन चैप्टर में. लेकिन उनको पूछा भाई स्टमक कौन सा साइड में रहता है, राइट में रहता है कि लेफ्ट में रहता है, तो बोलते सर राइट में रहता है, कोई बोलते लेफ्ट में रहता है. ओके, तो ये कैसे पहचानेंगे? पेट में दुख रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेट को दबा के देखते हैं ऐसे. तो पहले राइट में दबा के देखते हैं, पूछते हैं दुख रहा है क्या, बोलते नहीं दुख रहा है. फिर लेफ्ट में दबा के देखते हैं तो पूछते हैं देख दुख रहा है क्या, हाँ बोलते हाँ दुख रहा है. इसका मतलब क्या है? अगर राइट में दबाने के बाद दुख रहा है इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, और लेफ्ट में अगर दबाने के बाद दुख रहा है इसका मतलब स्टमक में प्रॉब्लम है. तो उसके हिसाब से डॉक्टर बताते हैं कि लीवर की कोई इन्फ्लेमेशन आई है, स्टमक में इन्फेक्शन है, ये डॉक्टर बताते हैं. समझ में आ रहा है? तो और एक पॉइंट होता है कि बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम हमारे घर वाले बोलते हैं बेटा सोते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में सोना है. लेफ्ट हैंड साइड में सोना है ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, सेल चैप्टर तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में. देखो हमारे लाइफ में हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ के साथ रिलेशन होता है. हमारे जीवन के साथ वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, सिर्फ उसका रिलेशन हमें समझना पड़ता है. तो ये सब्जेक्ट होती है क्या हमारे पढ़ाई में? क्यों? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का क्या रोल है ऐसा बोलेंगे आप, उसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, मैथ्स का क्या यूज़ है ऐसा बोलेंगे. हर चीज़ हर सब्जेक्ट का हमारे लाइफ के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए तो इतनी सारी चीज़ें डेवलप हुई है. समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व तभी होते हैं जब उसके बारे में हम समझते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं. समझ में आ रहा है? हमें यही मालूम नहीं है कि हमारे बॉडी में स्टमक कौन से साइड में है, लिवर कौन से साइड में है, हार्ट कहाँ पे होता है, लंग्स कहाँ पे होता है, ये चीज़ अगर हमें मालूम ही नहीं है तो फिर वहाँ के प्रॉब्लम को मुकर कैसे करेंगे? किडनी में प्रॉब्लम है कैसे पता चलेगा? एक पर्टिकुलर जगह पे पेन होता है. समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. तो ये है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस. ओके, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सेल की तरफ जाते हैं. द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है द यूनिट ऑफ लाइफ. अब ये लाइफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको सही तरीके से अभी तक आपने शायद इस तरीके से कभी पढ़ा नहीं होगा. देखो सिर्फ किताबी भाषा यूज करेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें वो चीज़ एक्चुअल कंसेप्चुअली गहराई से समझना है तो हमें एक एक चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा. द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. अभी सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि लाइफ क्या है. एक सेंटेंस है, इफ यू वांट टू नो अबाउट लाइफ यू मस्ट नो अबाउट सेल. एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू मूव अ माउंटेन, इफ यू वांट टू मूव अ माउंटेन यू मस्ट नो हाउ टू मूव अ पार्टिकल. आपको पहाड़ को हिलाना है, ठीक है, लेकिन पहाड़ को हिलाने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पार्टिकल को कैसे हिलाना है, उसका जो कण है उसको कैसे हिलाना है, ये मालूम होना चाहिए. इफ यू वांट टू नो अबाउट द लाइफ यू मस्ट नो अबाउट द सेल. ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला हुआ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, लेकिन ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला हुआ है. तो हमें लाइफ के बारे में जानना है तो हमें सेल के बारे में जानना पड़ेगा. सेल का रिलेशन ये इवोल्यूशन के जो चैप्टर है वहाँ से होता है. सेल ऐसे डेवलप नहीं हुई है तुरंत, ऐसे डेवलप हो गई, ऐसे नहीं हुआ. कई सालों तक ये प्रोसेस चली है. हम बोलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर लाइफ जो आया हुआ है, ध्यान दीजिए सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ आया हुआ है वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आया हुआ है. ध्यान दीजिए सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ आया हुआ है उसके लिए एक अरेंजमेंट बनी हुई है.
वो अरेंजमेंट को हमने नाम दिया हुआ है सेल। वो अरेंजमेंट को नाम दिया है हमने सेल। इसका मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ऊपर जब कुछ नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, आग का गोला था। पृथ्वी भी नहीं थी, आग का गोला था। इवोल्यूशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। लोगों को इवोल्यूशन बोर लगता, लेकिन इवोल्यूशन का चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ नहीं था, आग का गोला था पहले पृथ्वी, धीरे धीरे ठंडी होती गई। पानी नहीं था, पानी बना। समझ में आ रहा? सेल नहीं थी, सेल बनी। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन बना। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? सेल नहीं थी, सेल नहीं थी, कुछ नहीं था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो उसके अंदर पृथ्वी के ऊपर जो उस वक्त जो अरेंजमेंट थी, यानी उस वक्त जो वातावरण था, प्रेशर था, हीट थी, ये सब चीजें थी, उसके कारण कुछ तो की वो मॉलिक्यूल नजदीक आए। कुछ तो की वो जो उस वक्त जो थे, अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं, उस वक्त जो कुछ मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से टकराए, नजदीक आए, रिएक्शंस हुई, और उससे जो मॉलिक्यूल बने, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट होते गए, एक दूसरे से एग्रीगेट होते गए, एक दूसरे से कोएसिलेशन फॉर्म करते गए, और ऐसे करते 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 एक सेल जैसी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल नहीं बोल रहा हूँ, सेल जैसी अरेंजमेंट बनी। कई सालों तक वो सेल जैसी अरेंजमेंट जो है उसमें मॉडिफिकेशन होते हुए होंगे, और वो बन गई एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर लाइफ को पकड़ने की एबिलिटी आ गई होगी। वो जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट को नाम दिया हमने सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। एक सिंपल एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ कैसे क्या है। जैसे मान लीजिए कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पे हम बोल रहे हैं कि गाना है, कोई गाना है, तो गाना है, वहां पे कोई मूवी है। मूवी कैसे क्या सर? हमको तो ये दिख रही, यानी हमारे आजू बाजू में मूवी है। हाँ हाँ, हमारे आजू बाजू में मूवी है, हमारे आजू बाजू में गाना है, देखते जरा, दिखेगा ना। अगर आप जब रेडियो ऑन करेंगे, जब आप टीवी ऑन करेंगे, जब आप मोबाइल ऑन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो गाना मोबाइल पे दिख जाएगा, वो गाना रेडियो पे दिख जाएगा, बज जाएगा, वो जो मूवी है वो टीवी पे दिख जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो अरेंजमेंट है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये वो अरेंजमेंट है जो हमारे आजू बाजू के वेव्स को पकड़ती है और वो हमारे सामने उसको एग्जीक्यूट करती है। वैसे ही लाइफ जो है, अभी हम लाइफ के बारे में फोकस नहीं करेंगे, वो भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे सेल। जो लाइफ है वो इनविजिबल है, और उसको धारण करने के लिए एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट को हमने नाम दिया है सेल। सर आप कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? दूसरा एग्जांपल कि लाइफ है वो इनविजिबल है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ये सब चीज़ें अगर समझ में आ गई ना तो सेल काफ़ी गहराई से समझ में आएगा। कोई पर्सन है, ठीक है, और वो मर गया। कोई ऑर्गेनिज्म है और वो मर गया। समझ में आ रहा है? कोई ऑर्गेनिज्म है, वो मर गया। अभी क्या हो रहा है, उसकी बॉडी वहीं पे है, उसकी सेल भी वहीं पे है। समझ में आ रहा है? बॉडी नथिंग बट सेल ही है ना, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल फ्रॉम टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फ्रॉम ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम फ्रॉम बॉडी। उसकी बॉडी वहीं पे है, इसका मतलब उसकी सेल वहीं पे है, लेकिन उसके अंदर जो लाइफ थी, वो उसके लाइफ को पकड़ने की जो अरेंजमेंट है उससे वो निकल गई। वो अरेंजमेंट, वो टीवी, वो मोबाइल, वो रेडियो वहीं पे है, वो खराब हो गया है। उसकी अभी लाइफ को, उसकी अभी वेव्स को पकड़ने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि लाइफ ये अलग चीज है, सेल ये अलग चीज है। सेल ये अरेंजमेंट है, लाइफ ये उसके अंदर है। तो लाइफ इज द इनविजिबल, उसको थीम भी नहीं बोल सकते। लाइफ है वो इनविजिबल है, उसको धारण करने के लिए अरेंजमेंट चाहिए, वो है सेल। ये पॉइंट क्लियर होता है? तो यहाँ इसलिए एक सेंटेंस हमेशा मैं बोलता हूँ, इफ यू वांट टू नो अबाउट लाइफ यू मस्ट नो अबाउट द सेल। तो अभी हम ये लाइफ को भूल जाते हैं, अभी हम सेल को ही पकड़ते हैं। हम ये बोलेंगे सेल ही लाइफ है। समझ में आ रहा है? अभी सेल ही लाइफ है, क्योंकि सेल के कारण ही लाइफ है, तो सेल ही लाइफ है। ओके, तो लाइफ के बारे में वो सब स्पिरिचुअलिटी में आप पढ़िए।
अभी हम आते हैं हमारे व्हाट इज सेल के ऊपर। व्हाट इज सेल कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे बोलेंगे सेल ये चीज है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारे आजू बाजू की चीजों को देखना पड़ता है। देखिए सर, बचपन से तो वही दिख रहे हैं, हमारे घर में सर फैन है, हमारे घर में लाइट है, हमारे घर में बहुत सारी चीज, टीवी है, एसी है, पेन है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं सर हमारे घर में, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे घर के आजू बाजू में देखते थोड़ा सा प्लांट है, ट्रीज है, कुत्ता है, बिल्ली है, चिटी है। समझ में आ रहा है? बचपन में जब हम ये सब चीज़ों को देखते थे तो हमें क्यूरियोसिटी होती थी, हम हमारे मदर को पूछते मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, हर चीज़ पूछते थे। क्यों पूछते थे? क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे लिए नई थी, इसलिए पूछते थे। अभी क्या हो गया कि वो चीज़ देख देख के कैजुअल हो गए हम, इसलिए वो हमारे लिए नई नहीं दिखती। अभी इसके बाद आपको चीज़ों को सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान देके सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद आपको चीज़ों को सिर्फ देखना नहीं है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में हमें चीज़ें, वो चीज़ हमें कुछ बताती है। ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं वो चीज़ हमें कुछ बताती है, फिर हमें अंदर से समझ में आता है कि क्या हो रहा है। जैसे देखिए, हम बोलते हैं कि हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें लिविंग है, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जर्व करो, कुछ चीज़ें लिविंग है, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है। फिर ऐसा क्या है कि वो चीज़ों को हमने नॉन लिविंग बोला, और ऐसा क्या है कुछ चीज़ों को हमने लिविंग बोला। सर वो मूवमेंट करती है, 10th में पढ़ा है हमने, सर वो मूवमेंट करती है इसलिए वो जिंदा है। वो सब चीज़ों को 10th में हमने डिस्कस किया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि हमारे घर में जो चेयर है और हमारे घर में जो बिल्ली है, इसमें क्या अंतर है। तो हमारे घर की जो बिल्ली है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बनी हुई है। ध्यान देकर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे घर की जो बिल्ली है या फिर हमारे घर में जो पौधा है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सेल। उसके अंदर लाइफ है। और जो चेयर है उसके अंदर लाइफ नहीं है, वो सेल से बनी हुई नहीं है, वो चीज़ों से इनऑर्गेनिक, वो जो बनी हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई है। यानी कोई भी चीज़ जिंदा है वो इसलिए जिंदा है क्योंकि वो सेल से ही बनी है। सेल है इसका मतलब लाइफ है, सेल नहीं है इसका मतलब लाइफ नहीं है। सर डेड सेल भी रहते हैं सर, फिर वो भी तो यूज़ करते हैं। लकड़ा जो रहता है तो उसके अंदर लाइफ नहीं, क्या नहीं, वो डेड सेल है, उसके अंदर लाइफ नहीं। लेकिन पौधा है वो, उसके अंदर लाइफ है। लकड़ी है जली यानी ड्राई हुआ है, वो मर गई, उसके अंदर लाइफ नहीं है। समझ में क्या बोल रहा हूँ। बिल्ली है जिंदा है, इसका अंदर लाइफ है, उसके अंदर की लाइफ चली गई यानी बिल्ली क्या होगी, मर गई, यानी उसके अंदर की सेल के अंदर की लाइफ चली गई। ओके, तो सेल इज नथिंग बट व्हाट इज सेल? सेल इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बचपन से पढ़ते आ रहे सर ये सेंटेंस, क्या नया है इसमें? नया नहीं है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज, आप इसको ध्यान देके देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life, structural and functional unit of life। अभी इसको समझते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ओके, आपके घर में दीवार है दीवार है, तो फिर वो दीवार यानी मान लीजिए हमारा शरीर है, ठीक है, वो कोई ऑर्गेनिज्म है। कोई दीवार यानी हमारा शरीर पकड़ लीजिए या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन भी, कुछ भी, ठीक है। फिर वो दीवार का अगर मैं पूछता हूँ स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ठीक है, नहीं मालूम। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे सेल। तो फिर दीवार का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है तो आप क्या आंसर आएगा? ब्रिक। उसकी जो ब्रिक है वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी वो दीवार का जो स्ट्रक्चर है, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रिक्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वॉल। उसके वॉल के अंदर मेन अगर कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी स्ट्रक्चरल का मतलब वो दीवार
जिस चीज से बनी है वो चीज की बात कर रहे हैं। सर वहाँ पे सीमेंट भी है, रेती भी है, ये है, वो सब चीजों को बाजू रखो, हमको कंसेप्ट को समझने के लिए वो एग्जाम्पल होते हैं, एनालॉजी के फॉर्म में। यानी वो दीवार बनाने के लिए वो दीवार का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया, ब्रिक। तो फिर हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया, सेल। ओके, तो ये हो गया सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल का मतलब हमारा शरीर ये सेल से ही बना हुआ है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। फंक्शनल यूनिट है जिस सेल से हमारी बॉडी बनी है वो सेल जिंदा है, वो काम कर रहा है, वो फंक्शन दे रहा है, फंक्शन कर रहा है, फंक्शनिंग है, इसलिए उसको बोला है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है, हमारी बॉडी सेल से बनी तो है, लेकिन हमारी बॉडी जो काम कर रही है इसलिए काम कर रही है क्योंकि सेल काम कर रही है, इसलिए सेल क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो फिर वो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन हो गया? You should take example of any industry. What will be the structural and functional unit of that industry? तो वहां पे काम करने वाला वहां का वर्कर, वहां पे काम करने वाले वहां के लोग, वही लोग यानी स्ट्रक्चरल है, उनके होने से ही कंपनी बनी हुई है और उनके काम करने से ही कंपनी काम कर रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। इसका मतलब वहां पे काम करने वाला पर्सन यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है, और वहां पे काम करने वाले पर्सन का होना यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है, और उसका काम करना ये फंक्शनल यूनिट हो गया। इसका मतलब जैसे कंपनी है, सी फॉर कंपनी, सी फॉर सेल। समझ में आ रहा है? तो सेल का होना यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दीवार का एग्जांपल, कंपनी का एग्जांपल, ये सब अदर एग्जांपल्स, ये एनालॉजी है वो चीज को समझाने के लिए। बाकी चीजें तो हम समझ नहीं देते हैं, ये सब हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दिस टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ये है सेलुला। तो ये कौन सा वर्ड है, सेलुला? ये लैटिन भाषा है, इंग्लिश भाषा नहीं, इसलिए अपने को अजब लगता है, कुछ तो अजीब भी लगता है सेलुला। तो सेलुला ये लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड है। उसका इंग्लिश मीनिंग हमने क्या है, इंग्लिश मीनिंग स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट। क्यों ऐसा नाम दिया होगा? क्योंकि जो रॉबर्ट हुक जी है, रॉबर्ट हुक जी जो है, तो साइंटिस्ट का नाम बहुत रिस्पेक्ट से देनी चाहिए, एक बार ध्यान रखना, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन से ही दुनिया में इतनी सारी चीजें बनी हैं। ये कोई पागल लोग नहीं है जिन्होंने सब अपना पूरी लाइफ उसमें लगा दी, ये डेडिकेटेड लोग, उनको लगता था फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग कुछ करना चाहिए उसमें, इसलिए उन लोगों ने वो रिसर्च किए हैं। they are very dedicated people, so we must respect to all scientists. Okay, so Robert Hooke in 1665 he observed, he studied cork. What's cork? cork क्या होता है? bark मालूम है? कोई भी ट्री होता है उसका जो आउटर लेयर होता है ट्रंक का, जैसे मान लीजिए ये एक ट्री, ठीक है, यहाँ पे पंचवटी बैठे वगैरह है, ठीक है, ये ट्री है, पंचवटी बैठे वहाँ पे, ये जो ट्री है ना, तो ये ट्री का जो ये आउटर पार्ट होता है ना ट्रंक का, उसको बार्क बोलते हैं। तो कभी कभी फिर वो शेड हो जाता है, गिर जाता है, तो बार्क का उन्होंने एक आउटर पार्ट लिया, उसको कॉर्क बोलते हैं। बार्क का आउटर पार्ट जो होता है, आउटर लेयर ऑफ बार्क इज कॉल्ड कॉर्क। तो ही ऑब्जर्व्ड द सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, दैट माइक्रोस्कोप आल्सो डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हुक। उन्होंने खुद का सेल्फ डिवाइस माइक्रोस्कोप, ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क अंडर सेल्फ device microscope and he found honeycomb like arrangement. He found honeycomb like arrangement इस तरीके से। honeycomb देखा आपने? मधुमक्खी का जो घर होता है उसको honeycomb बोलते हैं। मधुमक्खी का जो घर होता है उसको honeycomb बोलते हैं। He observed the arrangement like a honeycomb. honeycomb की जैसे arrangement, compartmental arrangement उनको दिखी। ओके, एंड दैट कंपार्टमेंटल अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक टर्म यूज किया, सेल, एंड दैट टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, सॉरी बराबर लैटिन वर्ड सेलुला, सेलुला से डिराइव किया हुआ है।
So just you observe. But actually what Robert Hooke observed? Really Robert Hooke observed cell? No. He did not observe cell. He just observed the compartment. उन्होंने सिर्फ compartment को observe किया हुआ है. He just observed the wall of the compartment. उन्होंने cell को observe किया ही नहीं था. ये जो उन्होंने observe किया ये just compartment था ऐसा. समझ में आ रहा है? Whatever. लेकिन इसको भी काफी इंटरेस्टिंग थी. Okay. So Robert Hooke 1665 बहुत पुराने जमाने में. यानी हम उसको हम यूज कर रहे थे और वो रिसर्च कर रहे थे. तो ही ऑब्जर्व कॉर्क इज नथिंग बट आउटर लेयर ऑफ बार्क, हमने डिस्कस किया है. एंड ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ कंपार्टमेंटल अरेंजमेंट ही ऑब्जर्व अंडर सेल डिवाइस माइक्रोस्कोप. दैट कंपार्टमेंटल अरेंजमेंट लुक लाइक अ हनीकोम लाइक अरेंजमेंट. हनीकोम जो होता है उसके जैसा उसको दिखा. ही नेम एज सेल. उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल. बट एक्चुअली he observed the wall of the compartment, not actually cell. Okay. Next, Anton van Leeuwenhoek. इनका स्पेलिंग देखिए क्या है. Leeuwenhoek का स्पेलिंग L-E-U, Leeuwenhoek, H-O-E-K. यहाँ पे H-O-O-K था. H-O-E-K. Anton van Leeuwenhoek. He pursued microscopy and observed different type of cells. Okay, and reported different types of cells. इन्होंने अलग अलग टाइप के सेल को रिपोर्ट किया. ह्यूमन स्पर्म सेल, उसके बाद WBC, RBC, उसके बाद बैक्टीरिया वगैरह जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सेल्स को उन्होंने क्या किया हुआ है, रिपोर्ट किया हुआ है. ठीक है, याद रहेगा. रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड कॉर्क एंड ही नेम सेल. ही ऑब्जर्व्ड द हनीकोम लाइक कंपार्टमेंट वगैरह वगैरह वो सब चीजें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एंटोन वैन लीeuwenhoek, he pursued microscopy. Actually he was a businessman. he pursued microscopy. इसका मतलब माइक्रोस्कोपी डेवलप की होगी. And he reported a different type of cell, human sperm cells, RBCs और बहुत सारे सेल्स हैं. ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. रॉबर्ट ब्राउन, काफी इंटरेस्टिंग नाम है रॉबर्ट ब्राउन, मुझे बहुत पसंद है नाम. रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन. देखो यहाँ पे रॉबर्ट, यहाँ पे रॉबर्ट, यहाँ पे हुक, यहाँ पे हुक. स्पेलिंग अलग है हुक का. तो एंटोन वैन लीeuwenhoek, he pursued microscopy and reported different cells. Robert Brown, he is English botanist. He is English botanist and discovered and named the term, discovered and named nucleus of the cell. सेल के अंदर के न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया, उसको नाम दिया न्यूक्लियस. काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मस्त. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद आता है कंसेप्ट सेल थ्योरी का. दो साइंटिस्ट हैं, काफी इंटरेस्टिंग नाम है. मैथियास स्क्लाइडेन, SCHLEIDS, Clyden, and Theodore Schwann. This Theodore Schwann is the British zoologist, and Clyden he was German botanist. Clyden observed different types of plant, and he observed different types of tissues present in the plant. Theodore Schwann, they work in same year 1830 and 1839. near about same एरिया में यानी एरा में उन्होंने काम किया हुआ है, ईयर्स में काम किया हुआ है. ही ब्रिटिश zoologist. He observed different types of animal, different types of cell present in animal. Okay, and they observed that there is a membrane present in the plant which is uniquely present in plant only, not in other animals. And that membrane he called cell wall. He membrane that he called cell wall. He observed that cell wall present in the plant cell which is not found in the animal cell. Theodore Schwann observed different types of animals, and he observed different types of cell present in the animal, and he observed that only one membrane is present, and that membrane also observed in the plant cell. That membrane he called plasma membrane. Means plant cell wall is observed only in the plant, and cell membrane observed in both plant and animals. Okay, आगे बढ़ते हैं. ये दूसरे साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो. अभी देखिए ईयर क्या है, ईयर देखिए पहले. ईयर 1855. कितना बड़ा गैप हो गया ये. 1839 1844 55, कितना बड़ा गैप हो गया, 15 साल का गैप हो गया. ये विर्चो जी का कहना ऐसा था कि भाई सेल डिवाइड होती है, यानी इनको नहीं समझा क्या
हो सकता है कि उन्होंने नहीं समझा, इनको समझा। अगर इनको समझा होता तो ये बता देते ना, इन्होंने नहीं बताया। रुडोल्फ विर्चो in 1855 he observed that he said सेल डिवाइड, सेल कैन डिवाइड, सेल डिवाइड होते हैं, इसलिए ही न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसलिए वो बोल पाए, अभी लिखा नहीं मैंने, इसलिए ये बोल पाए कि न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ द सेल डिवीजन। ही यूज्ड टर्म ओमनीज सेलुलर ई सेलुलर मींस न्यू सेल्स आर डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये अपनी भाषा नहीं है, तो बोलेंगे तेलुगु पर्सन है, वो तेलुगु में बात कर रहा है, मराठी पर्सन को बोलेंगे भाई इसका मीनिंग बता, पॉसिबल है क्या? तो अपने को मीनिंग लगाना पड़ता है। ओमनीज सेलुला ई सेलुली, इसका मतलब ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है कि न्यू सेल डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऐसा उसका मीनिंग है। ये मालूम होना चाहिए। ओमनीज सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय द रुडोल्फ विर्चो। ओके, सो मैथियास क्लाइडेन and Theodor Schwann, they both formulated a theory that is called cell theory. Okay, and Rudolf Virchow, he modified cell theory. तो सेल थ्योरी में दो सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, वैसे देखा जाए उसमें 5-6 सेंटेंस आते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी में 2 ही दिए तो 2 ही पढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ओके, अभी लिखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, सेल थ्योरी में 2 स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, cells and their products. Composed of all living organisms are composed of cells and their products. The first statement. And second statement, new cells are developed from pre-existing cells. All cells means new cells developed from pre-existing cells. Means all cells are arise from pre-existing cells. तो ये हमको भी मालूम है, कुछ नया तो बता रहे हैं, हमें अभी मालूम है, उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त ये सब चीजें बताना बहुत बड़ी बात थी। अभी हम बोलते हैं हमको मालूम है, हमको मालूम है, हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये मालूम होने के लिए उन्होंने कितना डेडिकेशन किया होगा, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये 2 सेंटेंस लिखने के लिए उन्होंने कितने दिन रात एक किए होंगे, कितनी मेहनत की होंगी, कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, अभी हमें ऑब्जर्व करने की आदत डालनी है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो ऑब्जर्वेशन में उनको पता चलता है कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या, समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है। इसके बाद जब भी आप कोई बिल्ली है, कुत्ता है, आपके आजू बाजू में जो छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको ऑब्जर्व करो, उनके लीफ, कुछ नहीं तो लीफ के कलरों को ऑब्जर्व करो। कभी आपने लीफ को नहीं देखा होगा, अभी आपको लीफ को देखना है। कभी आपने फ्लावर को हाथ में लिया है, आपने माला भी चढ़ाई होगी फ्लावर की, फूलों की, लेकिन कभी फूल को ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व करो। अभी सब आपके सिलेबस में है कि फ्लावर के प्रकार कैसे होते हैं, लीफ के प्रकार क्या होते हैं, लीफ के मार्जिन के प्रकार क्या होता है, लीफ के अपेक्स कैसे होते हैं, लीफ का जो बेस होता है वो कैसे होता है, उसके ऊपर की जो मिडरिम होती है वो मिडरिम कैसे दिखती है, प्रोमिनेंट होती है कैसी होती है, उसके ऊपर वेनिएशंस कैसे होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। बहुत सारे लीफ ऐसी होती है जिनको डंडी नहीं होती, डायरेक्ट चिपके हुए होते हैं स्टेम को, ऐसे भी होते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ नाम ही सुना है, मुझे मालूम है देखा भी नहीं होगा। बहुत सारी लीफ होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपकी लीफ होती है, वो लीफ के मार्जिन से नया पौधा निकलता है। कोई छोटे बच्चों को आप बोलेंगे 4वीं-5वीं क्लास के, आपने कभी लीफ में से पौधा निकलते हुए देखा है क्या होता है, कैसे होता है? ऐसा होता ही नहीं। चुई मुई प्लांट को कोई छोटे बच्चों को दिखाओ, ऐसा लगा इसको सामने ऐसे हाथ लगाओ, उसको चुई मुई प्लांट को, टच नॉट प्लांट को, वो प्लांट ऐसे सिकुड़ जाता है, ऐसे लीफ को क्या करता है, ऐसे ड्रॉप कर देता है। वो देखने के बाद उसको लगता है ये ऐसे कैसे होता है, फिर उसको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अभी आपको क्या करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आदत डालनी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं,
नेक्स्ट सेशन में हम काफी इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक से पहले ओवरव्यू देख लेंगे सेल का, ओवरव्यू जनरली सेल के अंदर होता क्या है वो देख लेंगे। उसके बाद हम सेल के अंदर की एक एक चीज को इस तरीके से देखेंगे कि पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बोर्ड में तो बहुत ही सुपरफिशियल है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे काफी मजा आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये तो ऐसे याद रखना, लिवर हुक वगैरह सब ऐसे याद रखना, जो मैंने बोर्ड में लिखा है ना वही चीज लिखने का। इसमें जानबूझ के मैंने पॉइंट डाले, उतना समझ नहीं रहना, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करना है। ओके, सेल थ्योरी की 2 ही पॉइंट ये है, स्टेट बोर्ड में 7-8 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपके सिलेबस में 2 ही पॉइंट पढ़िए। ठीक है, तो आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।